नमस्कार साथियों। आज अपन निर्धनता का जो पार्ट थर्ड है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इससे पहले अपन दो पार्ट में निर्धनता के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें अपन ने देखा था कि निर्धनता क्या है, निर्धनता कितने प्रकार की होती है और निर्धनता की मापन की क्या क्या विधियां हैं, जिसमें अपन ने दो विधियों में से एक विधि के बारे में चर्चा करी है, वो है सापेक्ष निर्धनता। और उसमें अपन ने दो विधियों को पढ़ा है, लोरेंज वक्र विधि और गिन्नी गुणांक विधि। आज अपन जो निर्धनता का दूसरा मापन का प्रकार है, निरपेक्ष निर्धनता, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि निरपेक्ष निर्धनता क्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं अपन निरपेक्ष निर्धनता के बारे में। तो निरपेक्ष निर्धनता जो है वो एक व्यक्तिपरक अध्ययन है। कौन सा अध्ययन है ये? व्यक्तिपरक अध्ययन है। आगे बात करते हैं। निरपेक्ष निर्धनता का जो मापन है वो कैलोरी के आधार पर और उपभोग व्यय के आधार पर या अन्य कोई भी आधार जो सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाए उसके आधार पर अपन निर्धारित इसको करते हैं। तो निरपेक्ष निर्धनता या तो कैलोरी के आधार पर या उपभोग व्यय के आधार पर वर्तमान के स्तर पर निर्धारित की जा रही है। आगे बात करते हैं। निरपेक्ष जो निर्धनता है वो विकासशील देशों में काम में ली जाती है। भारत, देखो यहाँ पर पॉइंट है, भारत जैसे विकासशील देशों में मूलतः कौन सी निर्धनता का मापन किया जाता है? निरपेक्ष निर्धनता। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये जो कुल आबादी है उसमें निर्धनता के अनुपात को व्यक्त करती है। कौन? निरपेक्ष निर्धनता। ठीक है, तो शुरुआत में अपन ने 2-3 पॉइंट पढ़े हैं। निरपेक्ष निर्धनता क्या है? तो यह एक व्यक्तिपरक अध्ययन है। दूसरा, इसका जो आधार है वो कैलोरी या उपभोग व्यय है। फिर ये विकासशील देशों, जैसे कि भारत विकासशील देश हैं, तो उसमें भी इसका जो मापन है वो किया जाता है। और ये जो कुल आबादी है उसमें निर्धनता के अनुपात को क्या करता है? व्यक्त करता है। अब बात करते हैं कि भारत, ये अपने दोनों ही प्रकार की निर्धनता के बारे में पढ़ चुके हैं। सापेक्ष निर्धनता क्या होती है और निरपेक्ष निर्धनता क्या होती है। जिन्होंने भी सापेक्ष निर्धनता या इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज़ उनको आप देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, ताकि मुझे इसी प्रकार से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो और मैं आपके लिए इसी तरह से और अच्छे से अच्छे कंटेंट को आपके साथ साझा कर सकूं। आगे बात करते हैं। भारत में जो निर्धनता मापन हेतु कौन कौन सी समितियां अभी तक गठित की गई हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो, वर्तमान में या अपन कह सकते हैं कि निर्धनता के टॉपिक में से जो प्रश्न आता है उनमें से ये जो हेडिंग है वो आपके लिए भी उनमें से एक है, क्योंकि इन समितियों से रिलेटेड कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं और अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी समितियों को आपको विशेष तरह याद रखना है या ध्यान रखना है, ये भी अपन आगे बात करेंगे। लेकिन मुख्यतः एक बार सारी समितियों को अपन चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी समितियां अभी तक निर्धनता के मापन के लिए बनी है और उनका आधार क्या रहा है और उन्होंने क्या क्या माप उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं निर्धनता के मापन हेतु रत्त दांडेकर समिति। कौन सी समिति है? रत्त दांडेकर समिति। ये कब गठित की गई है? तो ये 1971 यानी कि 1971 के अंदर ये गठित की गई है, मतलब बनाई गई है। अब बात करते हैं कि इसका मापन का आधार क्या था, मतलब इस समिति ने जो निर्धनता का मापन किया है वो किस आधार पर किया है? तो उन्होंने किया है कैलोरी के उपभोग के आधार पर। किसके आधार पर है? कैलोरी के उपभोग के आधार पर। और इस समिति को जो बनाने वाली संस्था थी, गठित करने वाली जो संस्था थी वो थी योजना आयोग। अब देखो, अभी वर्तमान में योजना आयोग नहीं है, अभी कौन है? नीति आयोग उसके स्थान पर काम कर रही है। लेकिन आपको 1971 वाली चीज़ अगर कोई पूछ ले, तो वैसे पूछता नहीं है ये पॉइंट, लेकिन फिर भी आपको याद रखने वाली बात है कि योजना आयोग उस समय ऐसी संस्था थी जिसने इस समिति का क्या किया है? गठन किया है निर्धनता के मापन के लिए। और इस समिति ने क्या है? औसत रूप से 2250 कैलोरी, कितनी कैलोरी है? 2250 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के आधार पर उन्होंने निर्धनता का मापन किया है। मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति जो कि 2250 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से अगर वो उपभोग में नीचे आ रहा है, उपभोग स्तर उनका नीचे है, तो उनको गरीब मान लिया गया है।
रत्त दांडेकर समिति, ये औसत है। आगे बात करें हैं कि इसी के जो आधार पर, मतलब अगर अपन बात करें, जैसे अपन पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में कितनी थी और शहरी क्षेत्र में कितनी थी। अपन ये बात कर चुके थे, ग्रामीण क्षेत्र में थी 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में थी 2100 कैलोरी। ठीक है, तो इन्हीं दोनों का जो माप है औसत, अगर अपन दोनों को देखो, अगर अपन ऐड करते हैं और इनका औसत निकालते हैं तो 2400 प्लस 2100 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपके ये यही आएगा। ठीक है, तो इन्हीं का ये औसत रूप है। क्या है ये? औसत रूप है। उसी के बाद इसमें कुछ संशोधन करते हुए 1971 की जो रत्त दांडेकर समिति थी उसको संशोधित करते हुए आगे एक समिति का गठन किया गया था जिसका नाम थे वाई के अलग समिति। ठीक है, तो इसका जो आधार था वो भी था कैलोरी, ग्रामीण क्षेत्र में 2400 और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी। ये दो समितियां हैं। अब यहां से प्रश्न क्या बनता है जिसको आपको विशेष ध्यान रखना है। प्रश्न ये बनता है कि भाई भारत में कैलोरी को आधार मानने वाली कौन कौन सी समितियां हैं। तो वर्तमान में दो ही समितियां हैं अभी तक, वर्तमान तक अपन कह सकते हैं अभी तक दो ही समितियां ऐसी हुई हैं जिन्होंने निर्धनता के मापन के लिए कैलोरी को आधार माना है। किसको आधार माना है? कैलोरी को। और ये दोनों समितियां हैं, एक तो रत्त दांडेकर समिति और एक है वाई के अलग समिति। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि प्रश्न इस प्रकार से बन जाए कि भारत में कैलोरी को आधार मानने वाली समिति कौन सी है। तो रत्त दांडेकर समिति और वाई के अलग समिति है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अपन। तीसरी समिति है डीटी लक्कड़वाला। कौन सी समिति है? डीटी लक्कड़वाला, जो कि इसका जो मापन का आधार था वो भारत में लागू नहीं हो पाया, लेकिन इस समिति को अपने को ध्यान में रख लेना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसका जो आधार था वो था उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसको अपन बोलते हैं CPI, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। CPI का फुल फॉर्म होगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो इसका जो आधार था वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक था। अब इसने ग्रामीण क्षेत्र में किस किस को लिया है? तो कृषि और श्रमिक। किसको लिया है? कृषि और श्रमिक के जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसको लिया है। और शहरी क्षेत्र में इन्होंने औद्योगिक जो श्रमिक थे उनके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को इसमें इन्होंने शामिल किया है। और क्योंकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को जो ज्ञात कर पाना थोड़ा सा कठिन होता है और भारत जैसी परिस्थितियों में तो और ज़्यादा कठिन हो जाता है, तो इस वजह से ये जो रिपोर्ट है इसकी जो आकलन था वो भारत में नहीं किया गया। यानी कि कह सकते हैं कि भारत में इस रिपोर्ट के आधार पर निर्धनता का आकलन नहीं किया गया है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी थोड़ा ध्यान रख लेना है, मतलब किस समिति का आधार पर जो है आकलन भारत में नहीं किया गया है, तो वो था डीटी लक्कड़वाला समिति। ठीक है ना, तो ये तीन समितियां अपन अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। उसमें सबसे पहली है रत्त दांडेकर समिति, दूसरी है अपने वाई का अलग समिति, और तीसरी अपन बात कर चुके हैं डीटी लक्कड़वाला। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन चौथी समिति, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर समिति से कहीं से प्रश्न पूछ रहा है तो वो यहीं से पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको विशेष थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। सुरेश तेंदुलकर समिति, या फिर डायरेक्ट वो पूछता है तेंदुलकर समिति। देखो नाम के आधार पर ही समितियों का नाम बनता है, गठन होता है। तो इस समिति को थोड़ा सा विशेष मोस्ट मानकर इसको, इसीलिए मैंने देखो इसको स्टार भी बना दिया है आप लोगों के लिए। तो इसको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। समिति का नाम है तेंदुलकर समिति और इसका जो गठन किया गया था वो 2004-05, यानी कि अगर सिर्फ ईयर पूछ रहा है तो 2005 आपको क्लिक करना है, मतलब सही करना है। और रिपोर्ट इसको दी गई है वो 2008-09, यानी कि अगर सिर्फ ईयर पूछ रहा है तो 2009 इसमें आपको करना है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सुरेश तेंदुलकर। इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, मतलब इस समिति को पूरा ही ध्यान रखना है आपको। आगे बात करते हैं, इसका जो आधार था वो क्या था? तो इसका आधार है प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय। प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं MPCE। ठीक है, इस आधार पर इन्होंने निर्धनता का मापन किया है। और ग्रामीण क्षेत्रों में इन्होंने 816 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को उन्होंने माना है, और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये
प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय, इन्होंने इसको माना कि अगर कोई भी ग्रामीण क्षेत्र का कोई व्यक्ति है जो 816 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय से अगर उसके पास नीचे है तो वो निर्धन है, गरीब है, और 1000 रुपये से नीचे है तो वो शहरी क्षेत्रों में क्या है, निर्धन है, गरीब है। आगे बात करते हैं, इस समिति के अनुसार वर्ष 2011-12 में भारत का जो निर्धनता अनुपात है वो है 21.9%। कितना है? 21.9। इस आंकड़े को याद रखना है, भूलना नहीं है, कई बार पूछा गया है और एनसीईआरटी में भी आपके यही फैक्ट दे रखा है, जिसको देखो मैंने कोष्टक में लिख दिया है। एनसीईआरटी में ऐसा फैक्ट लिखा है कि वर्ष 2011-12 में भारत का जो निर्धनता अनुपात है वो कितना है, 22% है। कितना है? 22। तो मैंने दोनों ही आंकड़े आपके सामने रख दिए हैं कि इस समिति के अनुसार जो इसका आंकड़ा था वो था 21.9% और एनसीईआरटी में जो फैक्ट दे रखा है वो 22%। ठीक है, तो दोनों ही सेम सिमिलर है, लगभग हैं, तो आपको याद रख लेना है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं रंग राजन समिति। कौन सी समिति है? रंग राजन समिति। देखो, जो सुरेश तेंदुलकर समिति थी, उन्होंने जो संशोधित जब अपनी वो रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे थे उन समय ही उनका निधन हो गया था। ठीक है, और वापस और उसमें कुछ कमियां रह गई थी, तो उस कमियों को दूर करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था जिसका नाम है रंग राजन समिति, जिसका ईयर है, वर्ष है 2012 और 13। ठीक है, और इसके अध्यक्ष क्या हैं? सी रंगराजन। रिपोर्ट इन्होंने 2014 में प्रस्तुत करी। ग्रामीण क्षेत्रों में इन्होंने 972 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये, वही वापस प्रति माह, मतलब प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को इन्होंने स्वीकार किया है। और इसमें इन्होंने निर्धनता जो अनुपात है वो 29.5 किया है। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो समिति है वो सुरेश तेंदुलकर समिति का ही एक संशोधित रूप है, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी और उन्होंने फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पाए थे वो, तो इस वजह से सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था 2013 के अंदर। तो उन्होंने ये रिपोर्ट दी है जिसमें उन्होंने कहा कि जैसे कि अपन बात करें, तुलनात्मक अध्ययन कर लें, तो सुरेश तेंदुलकर ने ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये बोला है। ठीक है, और इन्होंने रंगराजन ने 972 रुपये बोला है, और उन्होंने 1000 रुपये बोला है, और उन्होंने 1407 रुपये बताया है। ठीक है, तो ये तुलनात्मक अध्ययन जो कि आपको देख लेना है, लेकिन विशेष रूप से जो आंकड़े आपको याद रखना है वो तेंदुलकर समिति को विशेष थोड़ा फोकस करके याद रखना आपको है। ठीक है, तो ये कुछ जो समितियां थी निर्धनता के बारे में, उसके बारे में अपन ने अभी तक डिस्कस किया है। और अब कुछ जो अपन नॉर्मली जो एनसीईआरटी में फैक्ट दे रखे हैं उनको देख लेते हैं। उसमें से देखो, जो अपन बात करते हैं कि भाई निर्धनता का जो मापन है वो कौन करता है, कितने सालों में किया जाता है, तो उसके बारे में ध्यान रखना है कि प्रत्येक 5 वर्ष में, मतलब निर्धनता का जो मापन होगा वो प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, जिसको अपन बोलते हैं NSSO, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से किया जाता है। तो ये संस्था का नाम विशेष थोड़ा सा याद रख लेना, मतलब इस फैक्ट को थोड़ा सा याद रख लेना है आप लोगों को। एक तो है कि प्रत्येक 5 वर्ष में निर्धनता का जो आकलन है वो किया जाता है। किस संस्था के माध्यम से किया जाता है? तो वो NSSO के माध्यम से किया जाता है। और वर्तमान में इसका नाम जो है वो परिवर्तित कर दिया गया है, और इसका नाम है, ये कर दिया गया है, NSO कर दिया गया है। ठीक है, तो ये अपन आगे और डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना है कि प्रत्येक 5 वर्ष में निर्धनता का मापन किया जाता है। और कौन सी संस्था करती है? तो NSSO करती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि विश्व बैंक ने भी निर्धनता के बारे में कुछ आंकड़े या कुछ बातें बताई हैं, तो विश्व बैंक के बारे में थोड़ा सा देख लेना है। तो विश्व बैंक ने निर्धनता के मापन का जो आधार दिया है, उन्होंने डॉलर उपभोग दिया है, और वो भी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से उन्होंने दिया है। ठीक है, और वर्तमान में उन्होंने जो आधार माना है, मतलब कितना डॉलर उपभोग से अगर कम है तो वो व्यक्ति निर्धन माना जाएगा, तो उन्होंने बताया है कि 1.9, कितना बताया है? 1.9, और कई बार जो आंकड़े दिया जाता है ऑप्शन में वो 1.92 भी दे दिया जाता है, तो इससे कुछ ज़्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको ये जो एनसीईआरटी में जो फैक्ट दे रखे हैं मैंने वही आपको बताए हैं। यहाँ पर 1.9 जो है वो एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए मैंने लिया है। बाकी एक्चुअल जो आंकड़ा है वो 1.92 है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना है कि विश्व बैंक के अनुसार
जो है वो आंकड़ा कितना है, अगर किसी व्यक्ति का प्रतिदिन $1.9 से उपभोग नीचे हैं तो उसको क्या माना जाएगा, निर्धन माना जाएगा। और ये जो आंकड़ा है वो पी के आधार पर है, यानी कि क्रय क्षमता के आधार पर है। किसके आधार पर है, क्रय क्षमता के आधार पर। और 2011 के अंदर ये जो आंकड़ा था भारत के लिए जो था वो 2011 में 22.5 था। कितना था, 22.5 था, ये भारत के लिए है। तो इस आंकड़े को थोड़ा सा विशेष ध्यान रख लेना, क्योंकि ये देखो सारे जो फैक्ट हैं वो एनसीईआरटी में दे रखे हैं ना, इसलिए आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं जहाँ से अपने को थ्योरेटिकल प्रश्न, ये तो आंकड़े वाले प्रश्न थे, और कुछ अपन थ्योरेटिकल जो चीज़ें बनती हैं वो भी देख लेते हैं। निर्धनता के प्रति जो सर्वाधिक असुरक्षित सामाजिक समूह है, प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि भारत में निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित सामाजिक समूह कौन सा है। ठीक है, तो दो समूह को माना गया है, एक तो एससी और एक एसटी, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को सर्वाधिक असुरक्षित सामाजिक समूह में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रख लेना है। फिर आगे बात करते हैं, आर्थिक समूह में सर्वाधिक असुरक्षित समूह कौन सा है, तो वो बात करते हैं ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार तथा नगरीय शहरी अनियमित मजदूर। इन दोनों को ही क्या किया गया है, इसमें असुरक्षित समूह में शामिल किया गया है। ठीक है, मतलब गांवों का जो कृषि श्रमिक परिवार है और जो शहरों में अनियमित मजदूर है, अनियमित का मतलब जिनको लगातार मजदूरी नहीं मिल पा रही है, ठीक है, उनको असुरक्षित, असुरक्षित का मतलब है कि ऐसा समूह जो निर्धनता के प्रति क्या है, मतलब उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, वो असुरक्षित है। आगे बात करते हैं कि एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा में जो निर्धनता जो अनुपात है वो राष्ट्रीय अनुपात से भी क्या है, ज़्यादा है। जैसे कि अपन 2011 की बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय अनुपात कितना था अपना निर्धनता का, वो 22% था, या फिर तेंदुलकर समिति के आधार पर बात करें तो वो 21.9% था। ठीक है ना, तो यहाँ पर इनसे भी इनका अनुपात क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, आगे बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास लक्ष्य को 2030 तक सभी प्रकार की गरीबी खत्म करने का प्रस्ताव रखा गया है। मतलब संयुक्त राष्ट्र ने 2030 तक सभी प्रकार की जो गरीबी है उसको खत्म करने का लक्ष्य उन्होंने रखा है। आगे बात करते हैं कि विश्व बैंक के अनुसार नाइजीरिया में सर्वाधिक निर्धनता व्याप्त है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर विश्व में कहीं निर्धनता है तो वो नाइजीरिया, जो कि एक अफ्रीकी देश है, उसमें है। और वो कितनी है, 39.1% जो है वो विश्व बैंक के अनुसार है, और ये आंकड़ा 2018 का है। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे, भारत में व्याप्त निर्धनता का एक ऐतिहासिक कारण, मतलब भारत में जो निर्धनता इतनी है, बढ़ी हुई है, लगभग 22% के आसपास है, वो इतनी बढ़ी हुई है, इसका ऐतिहासिक हिस्टोरिकल जो कारण है वो क्या है, तो वो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर था। मतलब अंग्रेजों ने अपने भारत को बहुत लूटा, क्योंकि भारत के लिए कहा जाता था कि भारत एक सोने की चिड़िया हुआ करती थी। ठीक है, और अंग्रेजों के द्वारा इसको बहुत ही ज़्यादा शोषण इस अपने देश की अर्थव्यवस्था का किया गया। तो इस वजह से अपनी जो देश की अर्थव्यवस्था है वो उभर नहीं पाई और निर्धनता का जो शिकार है। और क्योंकि विकास नहीं हो पाया, मतलब आर्थिक विकास उस दौरान बिल्कुल नहीं हो पाया, तो निर्धनता दूर नहीं हो पाई। तो एक प्रमुख ऐतिहासिक कारण जो है वो ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर होना है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। आगे बात करते हैं, आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन में एक घनिष्ठ या सकारात्मक या धनात्मक संबंध होता है। निर्धनता उन्मूलन का मतलब होता है निर्धनता को दूर करना। ठीक है, तो इनके बीच में क्या होता है, धनात्मक या सकारात्मक संबंध होता है। जैसे कैसे, तो आर्थिक समृद्धि का मतलब होता है कि विकास होना, बढ़ना, मतलब देश की अर्थव्यवस्था की प्रगतिशील होना। जैसे जैसे अगर अपन गरीबी को कम करते जाएंगे तो अपने देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही क्या होती जाएगी, विकसित होती जाएगी। तो उन दोनों के बीच में क्या है, एक प्रकार से धनात्मक संबंध है। ठीक है, तो ये अपने कुछ बातें अपन ने देखी हैं कि कुछ तो समितियों के बारे में अपन ने डिस्कस किया है, और कुछ अपन ने ये देखा है कि क्या क्या फैक्ट एनसीईआरटी में अभी दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक बार वापस देख लेते हैं कि निरपेक्ष निर्धनता क्या है। तो ये एक प्रकार की
व्यक्तिपरक अध्ययन है। इसमें कैलोरी और उपभोग व्यय को आधार किया जाता है और ये भारत जैसे विकासशील देशों में इसका मापन किया जाता है और ये निर्धनता जो अनुपात है इसको व्यक्त यह करती हैं। और कुछ समितियां अपने देखी थी, एक तो रत्न दांडेकर समिति, जिसमें आपको ध्यान रखना है ये कैलोरी के उपभोग पर आधारित है, ठीक है। दूसरी अगर अपन बात करें कि वाई के अलग समिति है, ये भी कैलोरी के आधार पर है और ग्रामीण क्षेत्रों में इसने 2400 और 2100 कैलोरी को आधार इन्होंने माना है। और फिर थी एक डीटी लकड़वाला समिति, जिसका जो आधार था वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और इसका जो आकलन है वो अपने भारत में नहीं किया गया है, ठीक है। अगली जो समिति है अपनी सुरेश तेंदुलकर समिति, जो कि इम्पोर्टेंट समिति है अपने लिए, और इसका जो गठन किया गया था वो 2005 में किया गया और रिपोर्ट इसने 2009 में इसने दी गई है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो सुरेश तेंदुलकर हैं और इसका जो आधार था वो प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय है और ग्रामीण क्षेत्रों में इन्होंने 816 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय और शहरी क्षेत्र में इसने 1000 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को इन्होंने आधार माना है। और इस समिति के अनुसार भारत में 2011-12 में निर्धनता कितनी थी, तो 21.9। तो इस आंकड़े को तो विशेष याद रख लेना है, 21.9, ठीक है। और 22% जो कि है एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और तेंदुलकर समिति का ही जो संशोधित रूप है वो है रंगराजन समिति, 2012-13 में गठित की गई। इसके जो अध्यक्ष थे वो सी रंगराजन, रिपोर्ट इसने 2014 में दी गई है। ग्रामीण क्षेत्र में 992 रुपये और शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये। और निर्धनता के अनुपातों की बात करें तो ये 29.5% हैं, ठीक है। और निर्धनता आकलन के प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है, एनएसओ के माध्यम से किया जाता है। विश्व बैंक के अनुसार अगर किसी व्यक्ति का उपभोग जो है वो इतने डॉलर्स यानी कि $1.9 से भी कम है तो उसको निर्धन माना जाता है। और कुछ फैक्ट अपन ने बात करी कि भाई सर्वाधिक असुरक्षित सामाजिक समूह कौन सा है, तो वो एससी और एसटी है, यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति हैं। और आर्थिक समूह में सर्वाधिक असुरक्षित समूह की बात करें तो वो ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार हैं और शहरी क्षेत्र में अनियमित मजदूर परिवार है, ठीक है। तो ये कुछ आंकड़े थे जिसको अपन ने देखे हैं। और एक वीडियो अपना और लास्ट रहेगा इस टॉपिक के लिए, निर्धनता के लिए। वैसे ये बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है, लेकिन क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है जहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहती है, इसलिए इस टॉपिक को मैंने थोड़ा सा लंबा लिया है। लेकिन एक लास्ट वीडियो अपना और आएगा जिसमें अपन कुछ जो लेटेस्ट आंकड़े हैं निर्धनता के बारे में कि कौन सा देश सर्वाधिक निर्धन है भारत में। अगर बात करें कि राजस्थान के बारे में निर्धनता की क्या स्थिति है और सर्वाधिक निर्धन राज्य कौन सा है, निर्धनता के क्या कारण हैं, निर्धनता को दूर करने के क्या उपाय हैं, है ना। तो ये कुछ जो टॉपिक हैं इसको लेकर अपन और इस एक लास्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे। तो कैसा लगा आज का वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, लर्न विद अभिषेक सर और अभी सर। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि मुझे और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो और मैं आपके लिए इसी तरह से और अच्छे से अच्छे कंटेंट भी आपके साथ में साझा कर सकूं। जैसे जैसे अपना इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है वो क्लियर होते जाएंगे, अपन कुछ और नए सब्जेक्ट भी साथ ही साथ शुरू करेंगे ताकि आपको रीट मेंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी माह में उसके लिए आपको हेल्प मिले। थैंक यू।